हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर कोडिंग इंटरव्यू में पूछा जाता है, दैट इज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दूंगा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में भी जीएफजी के आर्टिकल्स थोड़े अटैच कर रहा हूँ, एक बार आपको अच्छे से जाके पढ़ना है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बताता है कि हमारे कोड को रन होने में कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ये समझनी है कि यहाँ पे हम एग्जैक्ट सेकंड्स या मिनट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जब हमारे इनपुट का साइज बढ़ रहा है ना, तो हमारे कोड का रनिंग टाइम कैसे बढ़ने वाला है। ठीक है। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है जो अरे के हर एलिमेंट को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, वॉइड प्रिंट अरे। ठीक है। वॉइड प्रिंट अरे, और लेट्स से हमारे पास पैरामीटर में एक अरे आ रहा है। ठीक है। और उसका साइज आ रहा है इंट एन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप की मदद से इसको प्रिंट कर दूंगा, राइट। इंट आई इज इक्वल टू 0, और ये आई तब तक चलना चाहिए जब तक कि एन से छोटा है। और विद द हेल्प ऑफ दिस आई मैं अपने करंट अरे के एलिमेंट को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। सही है। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो इस पे डिपेंडेंट है, इस एन वेरिएबल पे, है ना। तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बताएंगे, मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे लिखूंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड इज ओ ऑफ एन। ठीक है। बिग ओ ऑफ एन मतलब यहाँ पे मेरा लूप एन पे डिपेंडेंट है, वो 1000 बार भी चल सकता है बेस्ड ऑन कि आप यहाँ पे इस एन का एन को मतलब इस अरे में अंदर कितने एलिमेंट्स है उस पर डिपेंड करता है, राइट। ये एन क्या है, मेरे अरे का साइज है। इस अरे में 10 भी हो सकता है, 50 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो हमें देखेंगे कि हमारे लूप को जितने एलिमेंट्स है उतनी ही बार चलना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमारे अरे में एन एलिमेंट्स है तो लूप को एन टाइम्स चलना पड़ेगा, तो इसलिए इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन। ठीक है। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा हमारे इनपुट साइज को। वैसे ही अगर आपके पास दो लूप्स हैं, अगर आप 2D अरे प्रिंट करना चाहते हो या फिर एक मैट्रिक्स कह सकते हैं उसको, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वॉइड प्रिंट मैट्रिक्स। ठीक है। एक मैट्रिक्स प्रिंट करना चाहता हूं मैं, तो एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे भेज दिया, दैट इज 2D अरे। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या भेजेंगे, नंबर ऑफ रोज भेजूंगा और नंबर ऑफ कॉलम्स भेज दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉर लूप की मदद से प्रिंट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी नंबर ऑफ रोज के लिए यहाँ पे लिखूंगा लॉजिक, मतलब एक फॉर लूप इनिशियलाइज करूंगा। ये मेरे नंबर ऑफ रोज के लिए मैं ट्रैक रखना चाहता हूँ ना कि कौन सी रो पे है। और हर रो के लिए मैं हर एक एलिमेंट, हर रो में कितने कॉलम्स होंगे उतनी बार मैं उनको प्रिंट करूंगा, राइट। तो उसके लिए मैं जे जे की मदद से उसके ऊपर ट्रैक रख सकता हूँ। तो जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ पे किस चीज पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं जिस पे हम डिपेंडेंट है। यहाँ पे हो जाएगा मैट आई और मैट जे, राइट। ये बात क्लियर है क्योंकि हमने 2D अरे पढ़ लिया था और ये सारी चीजें हमने उस वक्त डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ पे हमारे एम और हमारे एन पे डिपेंडेंट है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एम इंटू एन। कैसे, जैसे ये समझ लो, ये मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा मैट्रिक्स है। ठीक है। पहली रो में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, दूसरी रो में भी 1 2 3, तीसरी रो में भी 1 2 3, राइट। ये चीज क्लियर है। तो ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है, ये मेरा कॉलम 3 है, ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है, और ये मेरा रो 3 है। ठीक है। तो पहली रो के लिए कोड कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। फिर दूसरी रो के लिए भी 3 बार चलेगा, तीसरी रो के लिए भी 3 बार चलेगा। तो 3 × 3 कितने हो गए, 9 बार चल रहा है ये कोड। ये किस पे डिपेंडेंट है, कितनी रोज कितनी कॉलम्स, एम, ये जो तुम इनपुट एज इनपुट जो तुम भेज रहे हो कि तुम्हारा ये कितना भी बड़ा हो सकता है, राइट। तो ये ओ ऑफ एम इंटू एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। ये बिग हो क्या है, ये सब क्या है, आपको क्या करना है, एक बार आप जीएफजी पे जाओगे और ये वाले सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, असिम्प्टोटिक एनालिसिस, बर्स्ट एवरेज एंड बेस्ट केस। ये सारी चीजें एक बार आपको पढ़नी है तो और अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। ठीक है। क्योंकि जो भी आप कोड लिखते हो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपसे एक्सपेक्ट करता है इंटरव्यूअर कि आप उसको समझाओ। ठीक है। तो इस केस में हमारा ओ ऑफ एम इंटू एन था क्योंकि हम हर एलिमेंट के लिए कोड को रन कर रहे थे। ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली हम आएंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये बताती है कि हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कितनी मेमोरी या स्पेस चाहिए होगी। ठीक है।
तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हम एक अरे बना रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन है जिसका नाम मैंने रख रखा है वॉइड, उसका नाम रखा है क्रिएट अरे, ठीक है। और इस फंक्शन के पैरामीटर में उस अरे का मैं साइज भेज रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एक अरे को, और यहाँ पे उसका साइज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एन साइज है। तो यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है, हम एन पे डिपेंडेंट है सिमिलरली, राइट। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी हो जाएगी ओ ऑफ एन, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एन साइज का स्पेस यूज किया है। लेकिन ये हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो इंट ए इज इक्वल टू 5, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये कांस्टेंट है, ठीक है। ओ ऑफ 1 है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हो ना, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है, मतलब कांस्टेंट स्पेस। यहाँ पे एन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे इनपुट साइज हमारा एन पे डिपेंड कर रहा है। इस अरे का साइज क्या होगा, वो एन पे डिपेंडेंट है, चाहे यूजर 50 डाले, 1000 डाले, 500 डाले, तो ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो ना, जैसे इंट a इज इक्वल टू 5, इंट b इज इक्वल टू 10, इंट c इज इक्वल टू 12, इंट d इज इक्वल टू कुछ भी, तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। वो हमेशा याद रखना, वो कांस्टेंट है वो, क्योंकि आप हर बार उस प्रोग्राम को रन करोगे ना, तो वो 4 ही वेरिएबल डिक्लेयर होंगे या फिर 5 है, आपने जितने भी डिफाइन कर रखे हैं ऐसे, जो कि डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, जो कि डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने 50 वेरिएबल हर एक लाइन में डिपेंड वो कर रखे हैं, डिक्लेयर कर रखे हैं, तो हर बार आप प्रोग्राम रन करोगे तो वो 50 ही बार डिक्लेयर होंगे, राइट। आ रही बात समझ में, वो 50 वेरिएबल ही डिक्लेयर होंगे हर बार, क्योंकि आपने उनको डिफाइन कर रखा है। वैसे आपने कोई लूप नहीं यूज करा है, या फिर आपने एक अरे नहीं बनाया 50 साइज का। आ रही बात समझ में, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, हर बार उतने ही होंगे, उससे ना ज्यादा उससे ना कम, तो वो कांस्टेंट स्पेस है, ठीक है। तो आई होप ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे लीड कोड पर। अब हम जाएंगे लीड कोड, और लीड कोड खोलेंगे अपना और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका नाम है मर्ज स्ट्रिंग ऑल्टरनेटिवली। एक इजी क्वेश्चन है, फटाफट से जाएंगे उसको समझेंगे। मर्ज स्ट्रिंग ऑल्टरनेटिवली आ जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल का टैग, अमेजोन का टैग, उबर का टैग, तो ये मैं हटाता हूँ फटाफट से। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते ही हमसे क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स वर्ड 1 एंड वर्ड 2. You are given two strings, word 1 and word 2. Merge the string by adding letters in alternating order, starting with word 1. If a string is longer than the other, append the additional letters onto the end of the merged string. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक बार ये समझते हैं। ये हमसे कह रहा है, ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास ना एक वर्ड 1 नाम की स्ट्रिंग है, एक वर्ड 2 नाम की स्ट्रिंग है, ठीक है। और आप एक आंसर नाम की स्ट्रिंग बनाओगे जो कि आप इसको एज अ आंसर रिटर्न करने वाले हो, ठीक है। तो एक वर्ड 1 नाम की स्ट्रिंग है, एक वर्ड 2 नाम की स्ट्रिंग है, एक आंसर नाम की स्ट्रिंग होगी जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। अब एक सैम्पल केस उठाता हूँ, ABCPQR। वर्ड 1 वाली स्ट्रिंग में मेरे पास ABC है, ठीक है, और वर्ड 2 में है PQR। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले वर्ड 1 पे आएंगे, हमको ऑल्टरनेटिवली इस आंसर के अंदर ये कैरेक्टर्स डालने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं वर्ड 1 वाली स्ट्रिंग का वर्ड उठाऊंगा, दैट इज A, ठीक है, कैरेक्टर उठाऊंगा। फिर वर्ड 2 वाली स्ट्रिंग का कैरेक्टर उठाऊंगा P, ठीक है। ये वाला कैरेक्टर उठा लिया, ये आगे ले आएंगे। फिर हम B उठाएंगे, तो ये वाला उठा लिया था, इसमें आगे आ जाएंगे। फिर हम Q उठाएंगे, फिर हम इसको उठा चुके थे राइट, अब C उठाएंगे। फिर इसको उठा चुके थे राइट, अब R उठाएंगे। ये मेरा आंसर होगा, ये आंसर मुझे वापस भेजना है, दैट इज APBQCR। APBQCR यही आंसर है, यही आंसर है। ऑल्टरनेटिवली आपको एक स्ट्रिंग बनानी है जिसमें आप ये जो वर्ड 1 स्ट्रिंग और वर्ड 2 स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स है ना, उनको आप ऑल्टरनेटिवली इस मर्ज स्ट्रिंग में डालोगे और आंसर रिटर्न कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम कोड कैसे करेंगे इस चीज को, ये वाले अगला टेस्ट केस देखते हैं। अगला टेस्ट केस देखते हैं, दैट इज वर्ड 1 वर्ड 2। देखो ध्यान से देखना मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अभी हमारे दिमाग में क्या आ रहा होगा, इंट्यूशन क्या आ रही है इस क्वेश्चन के, दिमाग में क्या आ रहा है, दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार मैं ना इसमें क्या करूंगा, दो वेरिएबल बना लूंगा और दोनों स्ट्रिंग का ना ट्रैक रख लूंगा। एक आई वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, ये मेरा वर्ड 1 का ट्रैक रख लेगा। एक इंट जे इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ, वो वर्ड 2 का ट्रैक रख लेगा। और एक एक करके ना मैं इस आंसर वाली स्ट्रिंग में अपना आंसर डालता जाऊंगा।
ठीक है, ऐसा कुछ करने का दिमाग में आ रहा होगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, अब एक बार देख लेता हूँ। वर्ड वन में क्या है हमारे पास, ए बी है, दो ही वर्ड्स हैं, ए और बी, ठीक है। और पी क्यू आर एस, वर्ड टू में है पी क्यू आर एस। इनिशियली हमारा 0 पे होगा, आई हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा और जे जो है मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अपना लूप चलाऊंगा, ठीक है। और ये जो मेरा आई है, क्योंकि वर्ड वन से स्टार्ट करना है ना, देखो यहाँ पे क्या कह रखा है इन्होंने, मर्ज द स्ट्रिंग्स बाय एडिंग द लेटर्स इन ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद वर्ड वन। तो सबसे पहले मेरा वर्ड वन वाला लेटर आएगा, तो यहाँ पे आई कहाँ पे, ए पे है, ए डाल दो, ए डाल दो और आई को आगे बढ़ा दो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने वो डाल दिया, अब उसका क्या काम है, उसको आगे बढ़ा दो। अब फिर उसके बाद वर्ड टू पे आए, पी डाल दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। फिर हम ऊपर आए, आई पे क्या है, बी है, बी डाल दिया, आई को आगे बढ़ा दिया। लेकिन आई को जब आगे बढ़ाया, अरे इसकी तो लेंथ ही खत्म हो गई, इस ये स्ट्रिंग तो खत्म हो गई। अब अब अभी देखते हैं। उसके बाद हम नीचे आए, वर्ड टू पे हमने क्यू डाल दिया। अब हम यहाँ पे आए, अरे ये तो आगे बढ़ गया था। अब यहाँ पे क्या कह रखा है, इफ द स्ट्रिंग इज लॉन्गर देन द अदर, मतलब यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रिंग है मेरी ऑब्वियसली बड़ी है ना वर्ड वन वाली से, तो क्या करना है, अपेंड द एडिशनल लेटर्स ऑन टू द एंड ऑफ द मर्ज स्ट्रिंग। मतलब अगर कोई एक स्ट्रिंग बड़ी है और दूसरी वाली छोटी है, तो हमको जो बचे हुए लेटर्स है ना दूसरी स्ट्रिंग के, वो डायरेक्टली डाल दो। तो जे मेरा यहाँ था, जे फिर आर पे आ जाएगा, फिर उसके बाद जे मेरा एस पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं, जहां पे हम दो वेरिएबल्स, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं और दोनों स्ट्रिंग का ना ट्रैक रख पा रहे हैं कि हम अभी कौन से कैरेक्टर पे हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टू पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टू पॉइंटर अप्रोच। फिर से स्पेलिंग गलत हो गई, अप्रोच, ठीक है, टू पॉइंटर अप्रोच। आओ देखें, इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्ट्रिंग आंसर एक डिफाइन कर देता हूँ, स्ट्रिंग आंसर, ठीक है। ये इनिशियली खाली है स्ट्रिंग, और आखिरी में मैं क्या करूंगा, आंसर को रिटर्न कर दूंगा, राइट। फिर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक, मुझे ना एक एम वेरिएबल बनाया जिसमें मैं वर्ड वन का साइज रख लूंगा, एक एन वेरिएबल बनाया जिसमें मैं वर्ड टू का साइज रख लूंगा। कितनी लेंथ है, याद है स्ट्रिंग जब पढ़ लेते हैं मैंने बताया था कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसका यूज आप कर सकते हो। तो एक साइज फंक्शन के बारे में मैंने बताया था जिसकी मदद से मुझे स्ट्रिंग की जितनी भी उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं वो मुझे पता चल जाएंगे, तो वही मैंने एम और एन में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मुझे कब तक लूप चलाना है मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता है ना कि मैं कब तक लूप चलाने वाला हूँ, तो मैं किस लूप का यूज करूंगा, वाइल लूप का यूज कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मेरा लूप कब तक चलने वाला है, मेरा लूप जब तक मेरा आई वेरिएबल जो है वो मेरे एम से छोटा है, एम से छोटा है। किससे छोटा है, एम से, वर्ड वन के साइज, मतलब इस स्ट्रिंग्स के साइज से जब तक मेरा आई वेरिएबल छोटा है तब तक मैं लूप चलाना चाहता हूँ, या फिर मैं तब तक लूप चलाना चाहता हूँ जब तक मैं जे वाला जो है ना वो मेरे एन से छोटा है। मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, बिटवाइज, सॉरी बिटवाइज कह रहा हूँ, लॉजिकल और ऑपरेटर। ये लॉजिकल और ऑपरेटर याद है कि मतलब मेरी कोई भी एक कंडीशन अगर इनमें से ट्रू होगी तो मेरा आंसर ट्रू आएगा, और हम वो जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ, जब तक मेरी एक स्ट्रिंग बची हुई है तब तक ये लूप चलेगा। मतलब अगर एक स्ट्रिंग मेरी छोटी हो गई, जैसे ये वाली ए भी छोटी हो गई थी, आई बाहर आ गया था, राइट, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, लेकिन स्टिल मेरी दूसरी स्ट्रिंग में अगर लेटर्स बचे हुए हैं तब भी ये कोड चलना चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे फटाफट से ये कंडीशन लिख दूंगा, आई लेस देन एम और या फिर जे लेस देन एन। जब तक मेरी किसी भी एक स्ट्रिंग में, जब तक मेरी किसी भी एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स बचे हुए पुश करने के लिए आंसर में, तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। और मैं इंट आई इज इक्वल टू 0, इनिशियली आई 0 होगा और मेरा जे भी 0 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये आई और जे की मदद से मैं एक एक करके लेटर्स को पुश कर दूंगा। तो सबसे पहले हम वर्ड वन वाली स्ट्रिंग डाल रहे थे, तो मैं सबसे पहले एक कंडीशन चेक कर लूंगा कि क्या मेरा आई अभी तक मेरे वर्ड वन जो मेरी स्ट्रिंग है उसके साइज से छोटा है। हाँ छोटा है, मतलब सारे कैरेक्टर्स हमने वर्ड वन वाली स्ट्रिंग से नहीं डाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, पुश बैक मेथड का यूज करूंगा, आंसर डॉट पुश बैक मेथड, और मैं अपनी स्ट्रिंग के आखिरी में मैं अपना करंट वर्ड डाल दूंगा, दैट इज वर्ड वन आई, ठीक है, ठीक है। यही कर रहे हैं। पुशबैक मेथड का क्या मतलब होता है, हमने वेक्टर में भी देखा था पुशबैक मेथड, वैसे ही हमें स्ट्रिंग क्लास जो होती है हमारी एक पुशबैक मेथड प्रोवाइड करती है। वो उसका मतलब है जब ये ए कैरेक्टर है तो ए मेरा स्ट्रिंग में आ गया, फिर पी कहाँ चाहते हो पी डालना, पी आप इसके आखिरी में, स्ट्रिंग के आखिरी में डालना चाहते हो ना, फिर बी आएगा तुम्हारा, बी तुमने डाल दिया,
फिर तुमने क्यू डाल दिया आखिरी में, फिर उसके बाद आर आखिरी में डाला, फिर एस आखिरी में डाला, एक ऑर्डर में। तो पुश बैक मेथड का यूज कर सकते हो, प्लस इक्वल टू, याद है वो असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू देखा था, उससे भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं, एक बार आप खुद से कोड करोगे तो आप एक बार इसको चेक करना, ठीक है। इफ जे इज लेस देन एन, मतलब मेरी दूसरी स्ट्रिंग में अगर जगह है, मतलब अगर कैरेक्टर्स बचे हैं ना, तो डाल दो। सबसे पहले हमने क्या डाला, सबसे पहले हमने वर्ड 1 वाली स्ट्रिंग से डाला, फिर हमने वर्ड 2 वाली स्ट्रिंग से डाल दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज इस कोड में मिसिंग है अभी, क्या, हम ना पोजीशन बढ़ा देते थे, जब हम करंट कैरेक्टर डालते थे ना, आई को प्लस प्लस कर देते थे। तो हमने करा यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं करा ना, आई प्लस प्लस करेंगे और यहाँ पे भी जे प्लस प्लस कर देंगे। हमारा कोड इतना ही था बस। हमने क्या करा, हमने तब तक लूप चलाना है जब तक मेरी सबसे लंबी वाली स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स में अपनी आउटपुट वाली स्ट्रिंग में ना डाल दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन बनाई। फिर उसके बाद मैं हर बार चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा आई वेरिएबल जो पहली स्ट्रिंग का ट्रैक रख रहा था, क्या वो पूरा कंप्लीटली उसने स्ट्रिंग को एक एक करके डाल दिया है। अगर नहीं डाला है तो डालो, करंट कैरेक्टर डालो और इंक्रीमेंट करो। सिमिलरली दूसरी स्ट्रिंग के लिए भी हमने जे की मदद से कर दिया था, ठीक है। ये है हमारी 2 पॉइंटर अप्रोच। आ रही है बात समझ में, जहां पे हम दो वेरिएबल्स की मदद से क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल की मदद से मैं दो स्ट्रिंग्स का ट्रैक रख रहा हूं, और एक जो मेरी आंसर वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर एक एक करके ऑल्टरनेटिवली मैं कैरेक्टर्स को डालते जा रहा हूं। ये कोड मेरा सक्सेसफुली चल गया। जो सैंपल केसेस थे उनके लिए कोड सही से चल रहा है। अब हिडन टेस्ट केसेस के लिए देख लेते हैं क्या ये चल रहा है। तो ये सारे टेस्ट केसेस के लिए चल रहा है, और हमने देख सकते हो ये बीट्स 100%। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे स्पेस कितनी, मेमोरी कितनी ले रहा है, 6.2 MB, ठीक है। तो हमारा हमने जो सॉल्यूशन बनाया 2 पॉइंटर अप्रोच का, ये सारे जितने भी और सॉल्यूशंस है सबको बीट कर रहा है। तो ये कोड हमारा सही है, ठीक है। सही तो है, अगर कभी कभार कम भी आ जाता है तो मतलब हमने सही मतलब अच्छी प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप इस क्वेश्चन को अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ मुझे कितनी होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान से देखो, यहाँ पे O ऑफ 1 है, क्योंकि इनपुट पे कोई भी ऐसा कुछ भी हमने नहीं बनाया जो इनपुट पे डिपेंडेंट है, राइट। इंट m इज इक्वल टू हमेशा डिक्लेयर करेंगे, n भी हमेशा डिक्लेयर होगा जब भी किसी टेस्ट केस के लिए चलेगा, I0 J0 हमेशा होगा, राइट। तो you don't have to consider the space consumed by input strings, right, and the output string. So that will यहाँ पे हम we are not using more than constant space, right? So that's why the space complexity for this solution is O of 1. Okay. What about the time complexity? Time complexity कितनी होगी? Here we are iterating over word 1 and word 2, right? And based on the conditions, we are pushing those characters one by one into the answer string. तो यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे ना मेरी पहले कैरेक्टर पहली स्ट्रिंग की जो लेंथ है m, और जो दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ है n, उस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है, इस सॉल्यूशन की। इस क्वेश्चन को हमने 2 पॉइंटर अप्रोच से करा है। ये क्वेश्चन ना 1 पॉइंटर अप्रोच से भी हो सकता है। 1 पॉइंटर अप्रोच, 1 पॉइंटर अप्रोच, वो आप लोग को ट्राई करना है एक बार। 1 पॉइंटर अप्रोच से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको, 1 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। एक बार 1 पॉइंटर अप्रोच से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। 1 पॉइंटर अप्रोच में क्या होगा, आप ना j इज इक्वल टू 0 नहीं लोगे, मतलब कोई भी एक वेरिएबल से लेना है आपको। एक वेरिएबल की मदद से, एक ही वेरिएबल, 2 वेरिएबल नहीं, एक वेरिएबल की मदद से दोनों स्ट्रिंग का ट्रैक रख के आंसर निकाल के देखना है। आपने ये सॉल्यूशन देख लिया, अब एक बार आपको ट्राई करना है 1 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। और फिर कमेंट में पेस्ट कर दो कोड अपना 1 पॉइंटर अप्रोच वाला कि मैंने कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जीएफजी के सारे आर्टिकल्स एक बार पढ़ने तो और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप किसी भी कोड को, अब ऐसे हम देखेंगे इसको हल करके, जैसे जैसे और एडवांस एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो उनकी निकालेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार खुद से भी और एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करना है, 2 पॉइंटर अप्रोच से भी करना है, 1 पॉइंटर अप्रोच से भी करना है, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल। अगर कुछ चीज समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।